नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो है प्लांटर फेशियाटिस। कभी कभी मैं इंसान के शरीर के मैकेनिज्म को देख के बहुत ही सरप्राइज होता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। प्लांटर फेशियाटिस एड़ी के दर्द के लिए हील के पेन का एक कॉमनेस्ट कॉज है। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज आपके एड़ी के दर्द का प्लांटर फेशियाटिस होता है। आइए हम समझते हैं प्लांटर फेशियाटिस होता क्या है। प्लांटर फेशिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंड की तरह थिक टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, जो यहाँ हील बोन पे कैल्केनियम के आगे के हिस्से से यहाँ फुट के बॉल तक अटैच्ड होता है। ये स्प्रिंग की तरह होता है और स्प्रिंग या टाइट रबर कर लीजिए, उसकी वजह से ये फुट का शेप ऐसे यूं आर्च की तरह मेंटेन करता है। आखिर ये आर्च क्यों चाहिए? आर्च इसलिए चाहिए कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरफ काम करता है। जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तो जो प्रेशर आता है वो प्रेशर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे फुट पे इंजरी नहीं होती। लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव करने शुरू कर देते हैं, या अनएकस्टम्ड जो हम कभी नहीं करते थे अचानक करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये इंजर्ड हो जाता है। कई बार इसमें एक छोटा सा टियर आ जाता है, कई बार सिर्फ इंजरी होती है। बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि जब भी कोई इंजरी होती है वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, जिसका एक पार्ट वहाँ पे लोकल स्वेलिंग होती है और दर्द होता है। और जब दर्द होता है तब हमें पता चलता है कि हमारे पैर में या एड़ी में दर्द है, जिसे हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशिया हमारा इन्फ्लेम्ड होता है या हमें दर्द आना शुरू होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जब हम कोई भी एक्सेसिव या अनएकस्टम्ड या कोई नई एक्टिविटी करनी शुरू कर दें, जो बहुत कॉमन होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, थ्योरी क्लियर कर लेते हैं आर्मी का, फिर पता चलता है उन्हें फिजिकल देना है और वो अचानक दौड़ना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद हील पेन लेके आते हैं कि जी एड़ी में दर्द हो रहा है। वैसे ही कोई भी रिपीटेटिव एक्टिविटी जिससे पैर पे प्रेशर आता हो, जब आप हार्ड सर्फेस पे करते हैं, जब वो ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जैसे रनिंग हो गई, जैसे डांसिंग हो गया, जैसे जंपिंग हो गया, जैसे स्किपिंग हो गया। स्किपिंग भी अगर आप हार्ड सरफेस पे करते हैं तो ये ग्रेजुअली प्लांटर फेशिया को इंजर करना शुरू करता है। वैसे ही कुछ लोग का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जिन लोगों को काफ़ी देर तक हार्ड सरफेस पे खड़ा रहना पड़ता है, जैसे टीचर्स हो गए, नर्सेज हो गई, गार्ड्स हो गए, जिन्हें काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी ये कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाता है, हील पेन आना शुरू हो जाता है। वैसे ही फॉल्टी शूज़, अगर शूज़ प्रॉपर नहीं हो, फ्लिप फ्लॉप पहनते हैं आप या फ्लैट सैंडल पहनते हैं, जो आज की डेट में काफ़ी फैशन में है, ये फुट को इंजर करना शुरू कर देता है। कभी किसी में ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से भी होता है, जैसे कुछ बच्चों में जिनका फ्लैट फिट होता है या जिनका ये कर्व काफ़ी एग्जैगरेटेड होता है, हाई आर्च फुट कहा जाता है, उसमें भी होता है। वैसे ही जब काफ़ी ज़्यादा कोई इस पे वेट आ जाता है, ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी में भी ओवरवेट से इस पे प्रेशर ज़्यादा आता है, तो इस पे पेन आना शुरू हो जाता है। ये कॉमनली सबसे कॉमन या तो उन लोगों में होता है जो अचानक एक्टिविटी करनी शुरू कर दें, या ये कॉमनली होता है 40 से 60 साल के एज में, और ये फीमेल्स में काफ़ी कॉमन पाया जाता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? इसका सिम्टम होता है पेन। इसका पेन बड़ा क्लासिकल होता है। पेशेंट आकर हमें खुद डायग्नोसिस बोलते हैं बिना हाथ लगाए। वो बोलते हैं कि जी रात में सोते हैं ठीक रहता है, जब सुबह उठते हैं तो शुरू में जब पैर रखते हैं तो कुछ कदम चलने में काफ़ी पेन होता है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारी डायग्नोसिस बन जाती है प्लांटर फेशियाटिस की। या वैसे ही जब काफ़ी देर तक आप बैठे होते हैं, जैसे ड्राइविंग कोई कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, तो जब ड्राइव करके जब वो उतरते हैं, जब चलने लगते हैं, तो कुछ कदम तक जो है पैर में दर्द आता है,
एड़ी में दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है जो पेशेंट को होता है। इसके पेन की एक खासियत होती है कि ये जो एड़ी है, एड़ी के अगले हिस्से में ठीक उसके आगे ये दर्द होता है। कई बार जब ये क्रोनिक हो जाता है तो ये आपकी गेट को भी, चलने के तरीके को चेंज कर देता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? डायग्नोसिस मैंने कहा है कि ये डायग्नोसिस हमें बनानी नहीं पड़ती, पेशेंट खुद बना के देता है। उसकी हिस्ट्री हमें बतला देती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो ठीक ये हील के आगे पेन होता है, जो बहुत क्लासिकल होता है और ये स्टैंडर्ड जगह होती है जहाँ पेन होता है। जब एक्सरे करवाते हैं तो कई बार उस जो हील का बोन है कैल्केनियम, उसमें स्पर मिलता है। पेशेंट को लगता है कि वो जो हड्डी का पीस उभरा हुआ है वही उसे तंग कर रहा है। हमारे पास आके पेशेंट कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, कैल्केनियल स्पर है। कैल्केनियल स्पर कोई बीमारी नहीं है और न ये तंग करता है। जब ये फुट फ्लैट होने लगता है या जब इस पर स्ट्रेन आना शुरू होता है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, तो चूंकि इसका इंसर्शन इस बोन पे है, इस बोन को ये पुल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस हड्डी की चोंच बन जाती है नीचे की तरफ, जो कैल्केनियल स्पर कहा जाता है। किसी किसी केस में हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। MRI हम सिर्फ उसी कंडीशन में करवाते हैं जहाँ पे हम सर्जरी प्लान कर रहे होते हैं, अदरवाइज MRI या किसी और टेस्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ, जैसा कि मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक रूटीन ब्लड टेस्ट, एक्सरे और रूटीन ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई कॉजेज होते हैं जो बोन्स को वीक करते हैं और हील पे पेन देते हैं, उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। डायग्नोसिस बन गई, अब ट्रीटमेंट क्या है? 99% केसेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के कई पार्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है कि जिस चीज़ से ये एग्रेवेट हुआ है या शुरू हुआ है, उस चीज़ को आप छोड़ें। जैसे आपने रनिंग शुरू करी है, डांसिंग नया शुरू किया है, जंपिंग शुरू की है, स्किपिंग शुरू करी है, तो उस चीज़ को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। कुछ अल्टरनेटिव एक्सरसाइज का मॉड्यूल उठाएं, जैसे साइकिलिंग करनी शुरू करें, स्विमिंग करनी शुरू करें, जिसमें पैर पे प्रेशर नहीं आता हो। रेस्ट, पैर को रेस्ट दें। आइस एप्लीकेशन, इसका आइस एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा होता है जो लोगों को यूजुअली समझ में नहीं आता। एक बड़े से बॉटल में पानी भर के उसको फ्रीज़र में डाल दें। जब वो बर्फ बन जाता है तो उस बॉटल को पैर के नीचे रख के उसको पैर से रोल करें, वो आइस पैक का वो काम करता है। NSAIDs जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ये इसमें काफ़ी काम करते हैं। वैसे ही फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है कि फिजियोथेरेपी के लिए हम पेशेंट को भेजते हैं, जिससे काफ़ी आराम आता है। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो हम करवाते हैं, फुट के भी और काफ की भी, क्योंकि कई बार जब काफ मसल्स टाइट होते हैं उसकी वजह से भी हिल पेन आना शुरू हो जाता है। इसलिए काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग और फुट की स्ट्रेचिंग, फुट को ऊपर की तरफ पुल करें, यूं डॉर्सिफ्लेक्स करें कि पैर आपका स्ट्रेच हो। इन सब चीज़ों से काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी आराम नहीं आता है, तब अगला ट्रीटमेंट होता है, वो प्लास्टर हम लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टर ही 100% रेस्ट देता है। चाहे हम कितना भी बोल ले ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन पेशेंट नहीं मानते। जब प्लास्टर लगा देते हैं तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि पेशेंट जो है कुछ नहीं कर सकता। शू मॉडिफिकेशन, जो शूज़ अच्छे होते हैं उसमें भीतर आर्च सपोर्ट बना होता है, हल्का सा हील होता है, फ्लैट नहीं होना चाहिए, आधा से पौना इंच पीछे हील होना चाहिए। पीछे हील के पीछे पास जो है पैडिंग अच्छी सी होनी चाहिए। नहीं होता है तो हम ऑर्थोटिक्स देते हैं, जो सिलिकॉन कुशन हील वगैरह होता है या हील कप कहा जाता है, कि वहाँ पे प्रेशर रिलीज हो जाए। इसके बावजूद भी नहीं होता है तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट होता है, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है या अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिलीज किया जाता है। जब इतने के बावजूद भी नहीं ठीक होता है, तब आता है रोल सर्जरी का। जो सर्जरी यूजुअली हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। कई पेशेंट्स में सर्जरी के बावजूद भी सिम्टम्स बने होते हैं। सर्जरी के पहले हमेशा हम MRI करते हैं, देखते हैं अगर टाइट काफ मसल्स की वजह से है तो टाइट काफ मसल को रिलीज करते हैं, लेंथनिंग करते हैं। वैसे ही अगर प्लांटर फेशिया में प्रॉब्लम होती है तो उसकी पार्शियल रिलीज हम करते हैं।
लेकिन उसके पार्शियल रिलीज में नर्व इंजरी की भी प्रॉब्लम होती है, पैरों के स्टिफनेस की भी प्रॉब्लम होती है और कई बार सिम्टम के परसिस्टेंस की भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 90 to 99% पेशेंट इसके पहले ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो गए रहते हैं। इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इस पे सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।